यस, तो क्लास शुरू करते। क्वेश्चन 1 ऑलरेडी हम लोग किए थे डिविडेंड पॉलिसी का। क्वेश्चन 3 भी कर लिए थे। क्वेश्चन 2 और 4 बोले थे करने के लिए। अच्छा, 4 नहीं दिए थे ना। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 2, 5 एंड 6 सब कुछ किए, सब हो गया। बोलो आंसर 2 का क्या आया। क्वेश्चन 2, इस पे आंसर क्या है। इसमें बहुत सारा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, उधर 3 दिया था कॉस्ट, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 था, और इसमें आपका डिविडेंड पे आउट में भी 3 है ना, तो 9 आंसर आएगा। 3 3 टोटल 9 आंसर आएगा। एक एक आंसर बताओ कितना आया। क्वेश्चन 2, इस पे एक बार आंसर वेरीफाई करते। क्वेश्चन 2, व्हेन फर्स्ट केस आर इक्वल टू कितना दिया था बोलो तो 15%, मतलब 0.15। तो केस ए 25% पे आउट रेशियो था। तो इसमें कितना है आंसर, इसमें पी बोलो कितना है। 137.5। और बी में कितना आया था, बी में आपका दिया था कितना 50%। इसमें पी कितना है 125। और सी था कितना 75%। इसमें पी कितना है 112.5। कितना है आया तो सबका। अरे अब अगर किए थे आया या नहीं बोलो, आ गया था। ओके, सेकेंड केस में आर इक्वल टू कितना परसेंट था 8%। 8% मतलब 0.08। तो बोलो अब पी कितना है फर्स्ट 25% में 85। सेकेंड केस में पी कितना है 90। और थर्ड केस में पी 95। तो इसमें देखो पे आउट जितना ज्यादा उतना ही वैल्यू अबव हो रहा था ना, क्योंकि आर लेस था। यस, और थर्ड केस में तो आंसर इक्वल आएगा, सब में इक्वल आएगा ना। थर्ड केस व्हेन आर इक्वल टू कितना 10%। तो बोलो पी कितना है फर्स्ट केस, पी कितना है फर्स्ट केस 100। सेकेंड केस में भी 100। और थर्ड केस में भी 100। तो ये था आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सबका आया तो या नहीं किए सर, क्यों करेंगे, एग्जाम में हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 करें, क्वेश्चन 4 करते। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या दे रहे हैं, ए क्लोजली हेल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ए क्लोजली हेल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बीन फॉलोइंग अ डिविडेंड पॉलिसी। ये क्वेश्चन कराए थे या नहीं, ऑनलाइन हम करा दिए थे, वीडियो में देखे, हो गया था ना। तो फिर करें या आप दूसरा क्वेश्चन कर ले, दूसरा कर लेते, वीडियो में एक बार देख लोगे, ठीक है। ओके, तो ईयर्स का क्वेश्चन में आते, ईयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। पीछे ईयर्स का क्वेश्चन देखो, एकदम लास्ट में जाओ, लास्ट पेज से स्टार्ट करते, चाहे ऑनर्स हो या जनरल हो। लास्ट पेज, लास्ट पेज, पेज नंबर कितना था आप लोगों का, एकदम लास्ट, मतलब चैप्टर नहीं पूरा, स्टार्डिमेट का लास्ट, स्टार्डिमेट लास्ट। उसमें देखो क्वेश्चन है कुछ, कौन सा ईयर का पेपर है 2018 जनरल है ना। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट, क्वेश्चन नंबर 11 देखो इसमें, एकदम लास्ट क्वेश्चन 2000। नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये पुराना न्यू नहीं है, तो इसमें डिफरेंट है पेज। एकदम लास्ट पेज में जाओ ना, एकदम लास्ट पेज देखो जो क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन।
स्टडी मैट का एकदम लास्ट पेज में जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या था? 11C है ना। क्वेश्चन नंबर 11C मिल गया ना। क्या दिया देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग होगा, यूजिंग कौन सा मॉडल? वॉल्टर्स मॉडल। तो वॉल्टर्स मॉडल से फाइंड करना है मार्केट प्राइस, और इसके लिए इंफॉर्मेशन बोलो, क्या क्या दिया इंफॉर्मेशन? दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2018 जनरल, राइट। ईपीएस इज गिवन, ईपीएस को क्या मानते? ई कितना दे रहे ईपीएस? 6 रुपीज पर शेयर। रेट ऑफ रिटर्न IRR मतलब रिटर्न इन्वेस्टमेंट, आर आर कितना परसेंट दे दिए? 20 बाय क्या करोगे? 100 करोगे ना, रेशियो में लेके आओगे। तो 20/100 इक्वल टू कितना हो गया? 0.2। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई दे दिया आपको कितना परसेंट? 10%, 0.10। के इक्वल टू कितना हो रहा है? 0.10। ओके 0.10। अब बताओ और क्या इंफॉर्मेशन है? डिविडेंड पे आउट, ठीक है। डिविडेंड पे आउट में एक ही तो पे आउट रेशियो दिया, कितना परसेंट? 80%। तो D1 चाहिए ना वॉल्टर्स मॉडल में। D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, DPS। तो EPS में से कितना पे आउट रेशियो बोला? 80, तो EPS का 80% करोगे ना। तो EPS बोलो कितना दिया था? 6 रुपया। उसमें 80% पे आउट होता है, मतलब 4.8। तो डिविडेंड पर शेयर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर कितना दे दिए? 4.8। यस, तो मार्केट प्राइस अब पता करो। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर? क्या होगा मार्केट प्राइस? फॉर्मूला एज पर वॉल्टर्स, एज पर वॉल्टर D1 लिखे ना, एज पर वॉल्टर्स, एज पर वॉल्टर्स मॉडल P इक्वल टू, फॉर्मूला याद है? बताओ क्या फॉर्मूला लगता है? D1 प्लस R/K E या R/K इंटू क्या करोगे? E माइनस D1 होल डिवाइड बाई के ई। ओके, अब बताओ D कितना है? D कितना फाइंड किए? 4.8 प्लस D आपका 4.8 प्लस R कितना? 0.20, के ई 0.10 इंटू E 6, ये क्या था? 6 माइनस D1 4.8 होल डिवाइड बाय 0.10। ओके, तो इससे आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर। अब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो क्या हो रहा है बोलो। एक मिनट हमको एक बार करने दो। 4.8 प्लस 6, पहले ब्रैकेट करोगे, 6 माइनस 4.8 कितना हो रहा है? 1.2, और इंटू 0.2 बाई 0.1 तो 2.4 कितना आ रहा था? 2.4 आ गया ना। तो इसको जोड़ने से 7.2 आ गया, होल डिवाइड बाय 0.10 तो 72। एक एक शेयर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 72, ठीक है ना। बोलो समझ में आया? इजी तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में और क्या पूछ रहे? अब इसमें लास्ट लाइन पढ़ो। इज इट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो? जस्टिफाई योर आंसर। ये क्या ऑप्टिमम पे आउट रेशियो? अगर ऑप्टिमम नहीं है तो बताओ ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना। अगर ये ऑप्टिमम नहीं है तो बताओ ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या आएगा। जस्टिफाई योर आंसर। कैसे जस्टिफाई करोगे? आर ग्रेटर है या आर लेस है, ये तो क्या देखोगे ना। अरे आर ग्रेटर देन के ई तो 0 डिविडेंड होना चाहिए, आर लेस देन के ई तो 100% पे आउट होना चाहिए। इसमें आर तो 20% था और के ई 10%, आर ग्रेटर देन के ई। और जब ग्रेटर देन के ई तो क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम 0 डिविडेंड होना चाहिए था। लेकिन कंपनी का डिविडेंड तो 80% या सॉरी 80% डिविडेंड दिए, गलत था पॉलिसी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? इज इट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो? नो, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा? 0%। डिविडेंड पे आउट कितना करोगे? 0, है ना।
तो लिखो सिंस आर इज ग्रेटर देन के ई, इसमें आर क्या है, ग्रेटर है ना, सिंस आर इज ग्रेटर देन के ई, तो ऑप्टिमम टीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी, क्या होना चाहिए, 0% फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी को वैल्यू मैक्सिमाइज करना है तो 0 डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, दिस इज ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, राइट। तो आप एक बार और फाइंड कर लो 0 डिविडेंड में क्या हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू P इक्वल टू, अब 0 डिविडेंड लेके करोगे तो डिविडेंड की जगह क्या लिखोगे, 0 प्लस R बाई के ई, वो एज इट इज लिख लो 0.20 डिवाइड बाय 0.10 इनटू ईपीएस क्या था 6 माइनस 0 होल डिवाइड बाय 0.10, बस कैलकुलेशन करो 12 बाय 10 120, ये कैलकुलेशन करोगे देखोगे कितना आएगा 120। तो पहले जब डिविडेंड दिए थे 4 रुपया 80 पैसा, एक एक शेयर का मार्केट में क्या दाम चल रहा था 72, और डिविडेंड नहीं देने से मार्केट वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ गया, कितना हो गया 120। तो ऑब्वियसली कंपनी को डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए, तो बस ए जस्टिफाई योर आंसर आ जाएगा। समझ में आना, इस तरह क्वेश्चन देता है, लेकिन ये जनरल में आया था, जनरल में भी देता है ऑनर्स में भी देता है, और इसी क्वेश्चन को मतलब 10 मार्क्स में दे रहा है, तो इसमें बहुत सारे और देती 2-3 पे आउट रेशियो दे देंगे, और 2-3 पे आउट रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। यस, ना बैक करो, इसी से बैक करो एक पेज और, सबको समझ में आ रहा है या नहीं। एटीन ऑनर्स 2018 ऑनर्स, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट बैक करो, ईयर्स मिल जाएगा, यहाँ इस पे पेज चेंज है इसीलिए। यस, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मिला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 12 में बोलो क्या पूछा जा रहा है। द ईपीएस अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी ₹8, मिला सबको। नेक्स्ट, द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट दे दिए 10%। द कंपनी हैज बिफोर इट एन ऑप्शन अडॉप्टिंग कितना परसेंट 50%, 75% एंड 100% पे आउट रेशियो, 3 पे आउट रेशियो दे दिए। नेक्स्ट पेज, तो इंफॉर्मेशन और क्या है, द कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनीज कोटेड शेयर एज पर, यहां क्या फॉलो करना है, गॉर्डन्स मॉडल, यहां लेकिन गॉर्डन्स मॉडल फॉलो करना है। एंड इफ द कंपनी कैन अर्न, ओहो कितना लेंदी कर दिया देखो, 3 इसमें रिटर्न दे दिए ना, मतलब आर 3 अलग अलग दे दिए, डिविडेंड पे आउट भी 3 दे दिए, तो 3 इंटू 3 मतलब 9 आंसर आएगा, समझ में ना। यस, तो स्टार्ट करते, वो जनरल में था और ये ऑनर्स में हो गया, ठीक है, जनरल में था ऑनर्स में आ गया। 2018 ऑनर्स, 2018 ऑनर्स, और क्वेश्चन नंबर 12। तो एक बार गॉर्डन्स मॉडल फॉर्मूला पता है, बोलो गॉर्डन्स मॉडल फॉर्मूला क्या दिए थे, गॉर्डन्स मॉडल में फॉर्मूला था एज पर गॉर्डन, एज पर गॉर्डन्स मॉडल, एज पर गॉर्डन्स मॉडल
आपका P इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, E इंटू 1 माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशियो, डिवाइड बाई के ई माइनस बी इंटू आर। बी इंटू आर को बोलते, क्या बोलते, ग्रोथ, है ना, बी इंटू आर को ग्रोथ रेशियो बोलते। तो इससे आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलो, जो चाहिए वो फाइंड कर लो। फर्स्ट क्या चाहिए, ई चाहिए ना, गिवन। अब बोलो गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन में दे रहे, क्वेश्चन में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे। ई तो दे दिया ना, अर्निंग पर शेयर। गिवन ईपीएस, दैट इज ई इक्वल टू, ईपीएस कितना दिया है, 8। ईपीएस अर्निंग पर शेयर इज गिवन हाउ मच, 8 रुपीज। ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई भी दे दिए, के ई कितना दिए, 10%, 10/100, 0.10। के ई कितना हो गया आपका, 0.10, राइट। और क्या है इंफॉर्मेशन, बताओ और क्या इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन देखोगे समझ में आएगा क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे। डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड पे आउट दिया ना, लेकिन हम लोग को तो बी चाहिए। बी मतलब क्या होता है, बी इक्वल टू रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो दैट इज इक्वल टू, क्या बोले थे, 1 माइनस टीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। रिटेंशन रेशियो इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, यही तो करोगे। तो अब 3 डिविडेंड पे आउट दिए ना, तो तीनों ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए बी एंड सी। तो ऑप्शन ए, इसमें बी इक्वल टू बोलो 1 माइनस, तो फर्स्ट केस में बोलो डिविडेंड पे आउट क्या दिया था, मतलब 50/100.5, तो बी भी तो आ जाएगा 0.5। सेकेंड केस बोलो, फर्स्ट केस में बी कितना हो गया, 0.5 हो गया ना। सेकेंड केस बी इक्वल टू 1 माइनस, अब इसमें डिविडेंड कितना पे आउट हो रहे, मतलब 0.75, तो कितना है बोलो, 0.25। और थर्ड केस बी इक्वल टू 1 माइनस पे आउट रेशियो 100%, 100/100 मतलब क्या, 1 हो जाएगा, 100/100 क्या 1, और 1 माइनस 1 मतलब रिटेंशन 0, 100 पे किए ना, तो 0 रिटेंशन हो जाएगा। ओके, बोलो ये 3 समझ में आया। ऑलवेज हम लोग को चाहिए बी मतलब रिटेंशन रेशियो, और रिटेंशन रेशियो होता है 1 से माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो, रेशियो में लेके आओगे। तो 50% था तो 0.5 बाकी हो गया, 75% था 0.25, और 100% था तो कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया ना। तो हम लोग को बी भी फाइंड कर लिए। आप अब क्या चाहिए, नेक्स्ट पेज देखो तो और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे, आर। और आर तो सब, आर में भी 3 अलग अलग आर है, 3 डिफरेंट आर है। तो फर्स्ट केस आर, आर इक्वल टू बोलो, फर्स्ट आर कितना दिया है, 15%, 15/100 इक्वल टू कितना, 0.15। फिर सेकेंड आर कितना परसेंट था इसमें, 10%, 10/100 इक्वल टू 0.10। और थर्ड आर 5/100, 0.05। 5/100 कितना हो जाएगा, 0.05। तो तीनों आर हम लोग को मिल गया। अब फॉर्मूला में पुट करते जाओ एक एक सिचुएशन के हिसाब से। कितना, 9 डिफरेंट आंसर है ना, तो 9 आंसर आप कैलकुलेशन करो। फॉर्मूला तो पॉइंट लिखते, 1 व्हेन आर इक्वल टू, when r equal to 0.15, when r equal to कितना, 0.15। और इसमें 3 ए एंड बी इक्वल टू, फर्स्ट बी बोलो कितना है, 0.50, आर इज 0.15 एंड बी इक्वल टू कितना, 0.50। तो P इक्वल टू फॉर्मूला में आप पुट करते जाओ। बोलो ई कितना फाइंड किए थे, सॉरी ये तो दे दिया था, ये कितना दिए थे बोलो, 8। ई था आपका 8 इनटू 1 माइनस बी कितना फाइंड किए,
0.50 डिवाइड बाय क्या करोगे, के ई कितना था फर्स्ट केस में, बोलो के ई कितना था, के ई तो एक ही था ना, के ई तो 0.10 0.10 माइनस बी इंटू आर करोगे तो बी है आपका 0.50 और आर कितना 0.15। तो अब इसको कैलकुलेशन करो, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो 8 से 1 माइनस 0.5 कितना आ गया बोलो 4, 4 डिवाइड बाई 0.10। अब 0.15 में 0.15 इंटू 0.50 करो 0.075 कितना है 0.075। अब डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, पहले माइनस करोगे फिर डिवाइड करोगे, इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 0.025। नाउ डिवाइड इट, कितना रहा था 160। तो एक एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए 160। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। व्हेन डीपी रेशियो इज 50% तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो रहा है आपका 160। सेकेंड पॉइंट बोलो, सेकेंड में क्या बी इक्वल टू चेंज हो गया ना, सेकेंड में बोलो बी कितना हो गया आपका, बताओ बी कितना हो गया 0.25। अब फिर पुट करो P इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.25 डिवाइड बाई 0.10 माइनस 0.25 इंटू क्या 0.15। ये आपका सेकेंड कैलकुलेशन। बस क्वेश्चन को लेंथी कर देता है और कुछ नहीं, फॉर्मूला तो वही अप्लाई करोगे, क्वेश्चन डिफरेंट वे से वो लोग लेंथी करेगा, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बोलो 8 इंटू पॉइंट कितना कर रहे हो 0.75 ना, अरे 1 माइनस 0.25 कितना 0.75। कितना है 6 रुपीज है ना, डिवाइड बाई 0.10 माइनस 0.25 में इंटू करो 0.15 0.0375 फिर डिवाइड कर दो 6 डिवाइड बाई 0.10 से 0.0375 लेस 0.0625। नाउ डिवाइड इट रुपीज 96। ये हो गया आपका सेकंड आंसर, ठीक है। नाउ थर्ड आंसर, थर्ड थर्ड में बोलो बी कितना था, बी कितना था 0, बी 0 था ना, तो P इक्वल टू यस फिर कैलकुलेशन करो 8 इंटू 1 माइनस क्या हो रहा है 0 डिवाइड बाई 0.10 माइनस 0 इंटू, जीरो के साथ कुछ भी इंटू करोगे तो जीरो ही आएगा ना, तो मतलब 8 डिवाइड बाई 0.10 इक्वल टू कितना 80। तो ये तीन आंसर आ गया आप लोग को, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया ना R इक्वल टू 0.15। इस तरह और दो करना है, और दो करना है, सेकेंड आर लेके करोगे फिर थर्ड आर लेके करोगे, सेकेंड आर का 3 आंसर और थर्ड आर का भी 3 आंसर आएगा। तो सॉल्व करो, तो सेकेंड आर लेके कैलकुलेशन करो। सेकेंड आर कितना परसेंट दिए थे 10%। तो इसमें देखो 10% और के भी तो 10% था, मतलब क्या सभी सिचुएशन में सेम आंसर आएगा, आर के इक्वल है ना तो अनचेंज हो जाएगा। ओके सेकेंड केस, व्हेन
when r equal to 0.10, it's the second case. when r equal to 0.10, अब आ जाओ फर्स्ट केस ए। तो बी फर्स्ट केस में कितना था? फर्स्ट केस में बी कितना था बोलो? 0.50। तो P इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.50 डिवाइड बाई के कितना 0.10। पर सिर्फ चेंज क्या, आर में ही तो चेंज आ रहा है ना। माइनस बोलो क्या करोगे? 0.50 में मल्टीप्लाई करोगे आप कितना से? 0.10। बस सिर्फ आर चेंज हो रहा है आपका। इक्वल टू न्यूमरेटर में 4 आ गया। न्यूमरेटर में कितना है? 4। अब डिनोमिनेटर में करो 0.10 से 0.5 में 0.1 करोगे कितना आएगा? 0.5। 0.05 तो इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 0.05। कितना आ रहा है? 4 बाई 0.05 आया। तो अब डिवाइड करो, बोलो कितना आ रहा है आंसर? 80। तो इस केस में आंसर हो जाएगा 80 रुपीज। सेकेंड केस, अब सेकेंड केस में आ जाओ। बी इक्वल टू हाउ मच? सेकेंड केस में बी कितना? 0.25। फाइंड इट, फाइंड करो। P इक्वल टू 8 माइनस 0.25 होल डिवाइड बाय 0.10 माइनस क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 0.25 के साथ क्या इंटू करोगे? 0.10। बस पुट करो और सॉल्व करो। इसमें आपका 6 आया ना? बोलो न्यूमरेटर कितना? 6 डिवाइड बाय 0.10 से 0.025 आया ना? 6 डिवाइड बाय 0.075 कितना आ रहा है? 80। तो देखो फर्स्ट केस में भी 80 था, इधर भी क्या हो गया? 80। अनचेंज है ना? क्यों अनचेंज बोलो तो? आर इक्वल टू के, और आर इक्वल टू के होने से चाहे ऑल्टर्स हो चाहे गॉर्डन्स हो, सब में इक्वल। डिसीजन तो एक ही है ना, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अनचेंज आंसर आ गया। तो थर्ड में भी अनचेंज आएगा, कर लोगे ना? यस। तो थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड सी कर लेना। सी हम छोड़ रहे हैं, कर लेना। अब ऑप्शन थर्ड में आ जाओ। थर्ड में क्या बोला? आर इक्वल टू कितना था? 0.05। तो लेस हो गया ना, मतलब के आर लेस देन के ही हो गया, और लेस देन के ही तो 100% पे आउट होना चाहिए। यस। व्हेन, थर्ड ऑप्शन क्या था? व्हेन आर इक्वल टू 0.05। और फिर सिचुएशन ए, बी इक्वल टू कितना था? 0.50। तो P इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 0.50 डिवाइड बाई के ही तो 10% ही है, माइनस 0.50 इंटू 0.05 4 डिवाइड बाई, अब डिनोमिनेटर बोलो। 0.5 में 0.05 इंटू करोगे कितना रहे? 025। तो 10 से लेस करो कितना रहे? 0.075 डिवाइड करो। 4 डिवाइड बाई 0.075, ठीक है? 53.33। तो रुपीज 53.33, ये हो गया ऑप्शन। इसी तरह इसमें और दो ऑप्शन है। हम लास्ट ऑप्शन में आते, एकदम लास्ट ऑप्शन में। फॉर्मूला तो एक ही जैसा है ना। तो लास्ट ऑप्शन बोलो, सी ऑप्शन क्या था?
P इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू क्या आएगा 8 इंटू 1 - 0 डिवाइड बाई 1 - 0 डिवाइड बाई बोलो 0.10 माइनस 0 इंटू 0.05, 0 में कुछ भी इंटू कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो क्या आ गया 8 डिवाइड बाई 0.10, और इसमें कितना आ रहा है ₹80। तो देखो आर लेस था, 100% पे आउट है, उसमें वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है ना इजी चैप्टर। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, एक वॉल्टर्स और एक गॉर्डन्स। पेज 120, सॉरी उसमें पेज अलग है। ये है आपका जनरल 2015 ईयर्स का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जनरल 2015 और क्वेश्चन नंबर 6, पीछे जाओगे 2015 जनरल और क्वेश्चन नंबर 6। अरे नहीं, अभी जनरल ऑनर्स का सब एक ही जैसा क्वेश्चन देता है। हाँ, ऑनर्स में लेंथी कर दिए तो क्या, फॉर्मूला तो वही है ना। ऑनर्स का स्टूडेंट्स बोलते हैं जनरल का कुछ नहीं है, और जनरल बोलते हैं हम लोग का एग्जाम देके देखो ना। यही है, सब एग्जाम हॉल कुछ और होता है। एग्जाम हॉल में आ गया तो सब कुछ अच्छा है, एग्जाम में नहीं आया तो कुछ नहीं। यस, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप करो तो अभी कभी अभी करो आप लोग। इसमें भी गॉर्डन्स मॉडल बोला, और गॉर्डन्स मॉडल से फाइंड करना है, और डिविडेंड पे आउट 2 रेशियो दे दिए, एक कितना दिए 60% और एक कितना 100%। यस क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बेसिस ऑफ गॉर्डन्स मॉडल, अर्निंग पर शेयर दे दिया कितना 6, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आर दे दिया कितना, क्या बात है 30%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना, तो आर तो ग्रेटर है ना, आर बहुत ज्यादा ग्रेटर है। तो क्या करना चाहिए कंपनी को, चाहे ऑल्टर्स हो चाहे गॉर्डन्स हो, 0 डिविडेंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो डिविडेंड ही डिविडेंड पे कर रहे 60%, 100%, मतलब सब पॉलिसी गलत है, पॉलिसी तो गलत है ना। बट क्वेश्चन के हिसाब से करो, और इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था 60% एंड 100%। बस यही है क्वेश्चन। तो आपको डिसीजन नहीं लेना है, सिर्फ ये 2 डिविडेंड के हिसाब से वैल्यूएशन करोगे शेयर। ठीक है ना, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो इसको। तो क्या चाहिए, ई दे दिया आपको, बोलो ई कितना दिए 6 रुपीज, अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज। आर कितना दिए 30/100, मतलब 0.30, आर इक्वल टू कितना 0.30। और के ई कितना दिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, के भी लिख सकते हो 0.10। अब 2 डिविडेंड पे आउट रेशियो दिए ना, तो बी फाइंड करेंगे ना। बी इक्वल टू क्या, रिटेंशन रेशियो, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टीपी रेशियो। ये फॉर्मूला पहले लिख लेना, रिटेंशन रेशियो बी इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब केस ए बोलो पे आउट रेशियो कितना परसेंट था 60% ना। पे आउट रेशियो क्या दे दिया था 60%, तो बी आ जाएगा 1 माइनस 0.60 इज इक्वल टू कितना 0.4, और बी पे आउट रेशियो में कितना 100%,
तो b इक्वल टू 1 माइनस 100 मतलब 1, तो इक्वल टू कितना हो गया 0। तो दो दो पे आउट रेशियो, सॉरी, दो b मिल गया। फर्स्ट केस में b आया 0.4 और सेकंड केस में b कितना है 0। तो इसमें बोलो कितना आंसर, दो ही तो आंसर होगा क्योंकि r सेम है ना, तो दो आंसर। एक बार आप b 0.4 लेके करोगे और एक बार 0 लेके करोगे, तो आंसर मिल जाएगा। सॉल्व इट। कंप्लीट करो इसको। फर्स्ट केस में आंसर क्या है 180। आंसर डायरेक्ट लिख ले, ए पार्ट आंसर p इक्वल टू कितना है 180। अरे बताओ सबका कितना है 180। सेकंड केस माइनस में आ रहा है, पता नहीं, माइनस में तो नहीं आ रहा है। एक्चुअली कैलकुलेटर में उल्टा माइनस किए तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, उल्टा माइनस करोगे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ रहा है, ओह, क्यों नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो आ सकता है। ठीक है, कौन सा केस में नेगेटिव आ रहा है, सेकंड केस, फर्स्ट केस। अच्छा देख लेते, फर्स्ट केस में नेगेटिव आ रहा था। फर्स्ट केस में p इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या था, ई इसमें बोलो कितना था 6, है ना, इनटू 1 माइनस पे आउट रेशियो कितना, सॉरी रिटेंशन 0.4 डिवाइड बाई के ई कितना था 0.10 माइनस बी कितना 0.40 और आर कितना 0.3, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा, यस। तो 6 इंटू 0.6 3.6 है ना, न्यूमरेटर 3 पॉइंट डिवाइड बाई 0.10 से अब माइनस करोगे 0.12 आ गया, तो नेगेटिव ही आएगा आपका, यस। 3.6 डिवाइड बाई नेगेटिव 0.02, बट टोटल फिगर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बोले थे ना दिस द क्लरिकल एरर्स, गॉर्डन्स में क्लरिकल एरर्स होता है। तो अब बोलो नेगेटिव में कितना आंसर आ रहा था 180 आ रहा था, तो नेगेटिव 180 लिखोगे, बट आंसर में नीचे लिख दोगे वैल्यू ऑफ शेयर नेवर बी, अरे नेवर बी नेगेटिव, क्यों नेगेटिव नहीं होता है, शेयर वैल्यू 0 हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं। तो ऑब्वियसली दिस द क्लरिकल एरर्स एज पर गॉर्डन। तो वैल्यू ऑफ शेयर नेवर बी नेगेटिव, वैल्यू ऑफ शेयर नेवर बी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव अब लोग का आंसर होना चाहिए था, नेवर बी नेगेटिव। सो इट इज द क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर एज पर गॉर्डन। गॉर्डन में जो क्लरिकल एरर्स है इसके कारण नेगेटिव आया। ओके, क्वेश्चन फिर बैक करो, पेज बैक करो, ईयर्स का क्वेश्चन 2015 किए थे ना अभी, इससे पहले बैक करो, ऑनर्स का एक पेपर है
सॉरी जनरल का है ना, 2014। इसमें सिर्फ क्वेश्चन देखो, अब सॉल्व नहीं करना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप बी में देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना। और क्या दिया, अर्निंग पर शेयर 3 और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर कितना परसेंट, 15%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, आर इज ग्रेटर देन के। और व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर अंडर वॉल्टर्स मॉडल, बस वॉल्टर्स या गॉर्डन दो ही तो है। व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक दे दिया 50%, एक 75% और एक 100%। हो जाएगा, हो जाएगा, इतना क्वेश्चन सॉल्व किए तो हो जाना चाहिए। यस, फिर बैक करो, फिर बैक करो। इससे एक पेज बैक करो, 2013 जनरल क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 13, 2013 जनरल क्वेश्चन 11 और मिल गया ना। एसर कंपनी लिमिटेड, नेट अर्निंग कितना दिया, नेट अर्निंग 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 5000 शेयर्स है ना, 10 ईच 50,000। बट नंबर ऑफ शेयर्स 5000, तो 1 लाख को 5000 से डिवाइड करोगे, ईपीएस आ जाएगा। कितना आ रहा है बोलो, 1 लाख को 5000 से डिवाइड करोगे, पर शेयर ईपीएस कितना आएगा, 20 रुपीज, ईपीएस 20। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट, के 10%। एक्सपेक्टेड रिटर्न आर, 3 आर दे दिए ना, एक 9%, एक 10% और एक, तो एक आर तो ग्रेटर है लास्ट, सेकेंड आर इक्वल है और फर्स्ट आर लेस है। और डिविडेंड पे आउट इसमें भी 3 दिए, 0%, 60% एंड 100%। डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट डिविडेंड पे आउट ऑन शेयर्स ऑफ एसर कंपनी। लेकिन कौन सा मॉडल फॉलो करना है, गॉर्डन्स मॉडल। सब हो चुका, ऐसे क्वेश्चन सब लोग बहुत कर लिए, हो जाएगा ना। मतलब 10 मार्क्स कम एकदम फ्री में आ रहा है ना, 10 मार्क्स फ्री में मिलेगा आपको इस चैप्टर से। फिर बैक करो, अब ऑनर्स का एक पेपर है 2016 ऑनर्स। जस्ट एक पेज बैक करो ना, देखो क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 12 और मिला। अरे 13 जो जनरल शुरू हुआ था ना पेपर, उसके ऊपर देखो ना, क्वेश्चन 12 और क्या दिया क्वेश्चन ना, कंपनी हैज 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each। कंपनी एक्सपेक्ट्स इज रिटर्न अर्निंग, कितना अर्निंग 6 लाख। तो 6 लाख को 1 लाख से डिवाइड करोगे, ईपीएस आ जाएगा। तो ईपीएस कितना, 6 रुपीज हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रहे हैं, 10%। यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल, व्हाट डिविडेंड पॉलिसी वुड बी रिकमेंडेड व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसमें रिटर्न इन्वेस्टमेंट 2 दिए, एक कितना परसेंट, 8%। दूसरा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था, मतलब एक बार लेस है एक बार मोर, उसके हिसाब से करना होगा। कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर बोल रहे हैं व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर इफ योर रिकमेंडेशन इज अडॉप्टेड। मतलब कंपनी तो डिविडेंड पे किए थे, तो क्या रिकमेंड होना चाहिए, डिविडेंड पे होना चाहिए या नहीं, बोलो इसका आंसर क्या दोगे। लास्ट लाइन, आप क्या रिकमेंड कर रहे हो, यही पूछ रहे हैं। आप वॉल्टर्स के हिसाब से रिकमेंडेशन दोगे। फर्स्ट केस में बोलो आर कितना परसेंट दिया था, 8%, वो तो के से लेस है, तो 100% पे आउट होना चाहिए। तो 100% पे आउट के हिसाब से वैल्यूएशन करना चाहिए। सेकेंड केस में आर कितना है, 12, तो उसमें ग्रेटर हो गया, तो 0 पे आउट होना चाहिए, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करो। 2 बार और करोगे, रिकमेंडेशन आपका ये मैक्सिमम होगा, तभी मैक्सिमम होगा व्हेन आर इज ग्रेटर, 0 पे आउट मैक्सिमम, तो 0 लेके वैल्यूएशन करोगे। और जब आर लेस हो रहे हैं तो उसमें 100% पे आउट मैक्सिमम, 100% डिविडेंड पे आउट लेके वैल्यूएशन करोगे। बस कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया, तो ये चैप्टर कंप्लीट है, ये चैप्टर अब मोरलेस कंप्लीट। यस, ये सारा डिस्कशन कर लेते, एक फिर बैक करो। अभी 16 का किए ना, बीच में 14 का एक क्वेश्चन से, फिर 2014 ऑनर्स
सर लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं दिए, लेटेस्ट में भी तो यही है, पहले तो एमएम आता था, अब तो एमएम भी नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और 2014 ऑनर्स। पेज मेरे पास जो बोला ना पुराना है, इसलिए पेज नंबर नहीं बोल रहे। बैक करते जाओ ना, अरे पीछे नहीं जाना है, आगे हम लोग लास्ट से शुरू किया ना, 14 ऑनर्स। 16 कर लिए, पीछे जाओ मिलेगा 14 ऑनर्स है, लास्ट नहीं और लास्ट से बैक करते जाओ, जहां ईयर्स का पेपर शुरू हो रहे। कितना नंबर? 16 है, एक बार देखते क्या हुआ, डिलीट हो गया, बढ़िया। 18 जनरल, 18 ऑनर्स, 13 जनरल, 16 ऑनर्स। अच्छा 16 से ही रखे ना, उससे पहले का सब हटा दिए तब। ओके, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, फाइंड द market value of share, find the market value of share under Walters model, market value of share under Walters model from the following. Walters model from the following. तो इंफॉर्मेशन लिखो, इंफॉर्मेशन है फर्स्ट, expected dividend per share, expected dividend per share 4.8, expected dividend per share कितना था 4.8. सेकंड, TP ratio at present, TP ratio at present 40%, expected dividend per share 4.8, TP ratio at present कितना 40%. थर्ड, नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कितना, शेयर्स 2 लाख, ₹10 each, number of shares how much, 2 lakh shares, ₹10 each. Fourth, total investment, total investment ₹20 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 20 लाख. नेक्स्ट, and cost of equity, cost of equity 18%. बस ये है क्वेश्चंस, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. अब लास्ट में कुछ ऐड कर रहे हैं,
इज current dividend policy of company is correct? Justify your answer. Justify your answer. Yes, ये है क्वेश्चंस। तो क्या इंफॉर्मेशन दी इसमें? एक कंपनी का वॉल्टर्स मॉडल फॉलो कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दे दिया कितना? 4.8। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी दे दिया कितना परसेंट? 40%। कंपनी में शेयर था 2 लाख शेयर 10 ईच और टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी का था कितना? 20 लाख और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया 18% और लास्ट फाइनली बोल रहे हैं तो करंट डिविडेंड पे आउट जो पॉलिसी था वो कंपनी का करेक्ट है या नहीं है? अगर करेक्ट है, नहीं है तो जस्टिफाई करो क्यों नहीं है करेक्ट तो क्यों करेक्ट है? दैट इज ऑल्सो जस्टिफाइड। यस, बोलो इस क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? क्या रेट मिसिंग है? ईपीएस भी तो मिसिंग है। ईपीएस मिसिंग है। ईपीएस चाहिए ना, चाहे गॉर्डन्स हो चाहे वॉल्टर्स हो, ईपीएस चाहिए। सेकेंड और क्या मिसिंग है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर भी मिसिंग है। तो के आर और क्या मिसिंग है? यस, ईपीएस। ये दोनों फाइंड करोगे। अच्छा, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस बाई डीपीएस बाई ईपीएस इंटू 100। पे आउट रेशियो दे दिया ना 40%, डिविडेंड पर शेयर भी दे दिए, तो इससे क्या मिलेगा? ईपीएस आ जाएगा। इससे तो ईपीएस आ जाएगा। तो सॉल्व करना शुरू करो। लिखो, क्वेश्चन लिख लिया सबको ही? तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले क्या फाइंड करोगे? ईपीएस। देखो, डीपी रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला क्या? बताओ फॉर्मूला क्या होता है? डीपीएस बाई ईपीएस इंटू 100 एंड इज इक्वल टू, कंपनी तो 40% डिविडेंड दे रहे थे तो इसका परसेंटेज तो दे दिए ना 40। अब डिविडेंड पर शेयर डीपीएस ये भी तो दे दिया था, कितना दिया था? 4.8। ये भी पता हो गया, पुट कर दो। तो बोलो, डीपीएस था 4.8, ईपीएस मिसिंग है ई इंटू 100 इक्वल टू क्या? 40। सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई करो, ई मिल जाएगा। ई बोलो तो कितना रहे? 12। 4.8 इंटू 100 डिवाइड बाई 40 करोगे, ई मिल जाएगा आपको। कितना? 12 आ गया ना। तो हम लोग को ईपीएस मिल गया 12। अब हम लोग को देखना है, हम लोग को देखना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंपनी का अर्निंग्स कितना था टोटल? पर शेयर कितना अर्निंग? बोलो, पर शेयर अर्निंग कितना? अरे एक एक शेयर पे 12 अर्न किए। कंपनी में कितना नंबर ऑफ शेयर्स था? 2 लाख। तो टोटल अर्निंग्स कितना हुआ था? 2 लाख इंटू 12। अगर पर शेयर अर्निंग के 12 और कंपनी का बोलो तो नंबर ऑफ शेयर्स था कितना? 2 लाख। इंटू करोगे टोटल अर्निंग्स आ जाएगा। तो टोटल अर्निंग इक्वल टू 2 लाख शेयर था और एट द रेट ऑफ 12 अर्न किए, तो 2 लाख इंटू 12 कितना होता है? 24 लाख। अरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 100 से भी ज्यादा है ना। कैसे सर? अच्छा बोलो तो इन लोग का इन्वेस्टमेंट टोटल कितना था? 20 लाख और उससे कमा लिए एक साल में कितना? 24 लाख। 20 लाख में 24 लाख कमाए, 100 से ज्यादा है ना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू टोटल अर्निंग्स बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, इससे मिल जाएगा। टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100 नहीं करेंगे, क्यों सर?
अरे इंटू 100 करोगे परसेंटेज आएगा, फिर आर को तो रेशियो में लेके आओगे, तो इसे इंटू 100 छोड़ दो ना, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, इससे आपको आर मिल जाएगा। तो टोटल अर्निंग्स 24 लाख आया और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 20 लाख, मतलब कितना, मतलब 1.2, मतलब 120% रिटर्न है ना। यस, तो आर मिल गया आपको 1.2। केई कितना था, केई क्वेश्चन में दे दिए थे 18%, केई कितना था 18%। आर इज ग्रेटर, आर ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, जीरो डिविडेंड पे करना चाहिए था, तो ऑप्टिमम आ जाएगा ना आंसर में। तो कंपनी डिविडेंड पे किए थे, कितना पे किए थे, कंपनी डिविडेंड पे किए थे, कितना पे किए थे 4.8, इसके हिसाब से वैल्यूएशन करोगे मार्केट वैल्यू आ जाएगा, और फिर 100% रिटेन होना चाहिए ना, ऑप्टिमम क्या हो जाएगा जीरो पे आउट, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करोगे, दो आंसर आएगा। एक जो एग्जिस्टिंग डिविडेंड उसका वैल्यूएशन करोगे, और जीरो डिविडेंड पे करने से क्या वैल्यू वो भी फाइंड करोगे, फाइंड इट, फाइंड करो, फाइंड कर लो, दो आंसर फाइंड करो, एग्जिस्टिंग डिविडेंड पॉलिसी में कितना वैल्यू होता है और 100% डिविडेंड देने से क्या वैल्यू आएगा, ये दोनों फाइंड करो। यस, लास्ट पार्ट कैलकुलेशन कर लो। दो आंसर, एक जब 4.8 डिविडेंड पे आउट था उसमें वैल्यू कितना आया था, जब 4.8 पार्शियल डिविडेंड पे आउट कर रहे थे उसमें बोलो वैल्यू कितना है, 200, 293.333 आया सबका। तो इस केस में आंसर हो जाएगा ₹293.333। और जब जीरो डिविडेंड पे होता है, जीरो डिविडेंड पे आउट, तो इस केस में वैल्यू क्या, 0.44, 444.44, ठीक है। तो पे नहीं करने से देखो कितना वैल्यू बढ़ गया, और पे कर रहे थे तो वैल्यू डिक्रीज। तो ये था आपका वॉल्टर्स मॉडल। क्या कैलकुलेशन में क्या होगा चाहिए वो देख लो,
वो कैलकुलेशन करो, फॉर्मूला पुट करो, एकदम इजी चैप्टर से, ठीक है ना? समझ में आया? तो ये आप लोग का सिलेबस था, मतलब इस चैप्टर का सिलेबस। एक और है लेकिन सिलेबस में नहीं है, थ्योरी पूछता है, क्या उसको भी डिस्कस करें? एमए मॉडल। अरे सीखने में क्या प्रॉब्लम है? अरे सर अभी एग्जाम के लिए वो रहने दीजिए। अरे कुछ तो बोलो, सिखा दे या नहीं? सिखा दे। एमए मॉडल लेंदी है लेकिन सुना देते। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमिक्स पढ़े ना? मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब याद है? तो हम कुछ पूछेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में फीचर्स क्या था? व्हाट इज द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? वन, फर्स्ट फर्स्ट क्या था? होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट का होता क्या? एक जैसा प्रोडक्ट, एकदम सेम नहीं, एक जैसा प्रोडक्ट। ओके, सेकंड और क्या था? फ्री एंट्री एंड एक्सेस, वेरी गुड। देयर प्राइस, टेकर या मेकर? टेकर, टेकर नॉट मेकर। और परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, और क्या था? फ्री एंट्री एग्जिट तो बताए थे, और कुछ? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और क्योंकि यही सब एजम्पशन है, एमएम में यही सब एजम्पशन है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यस। फिर अब आ जाते उसमें शॉर्ट रन, लॉन्ग रन होता था ना? शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट अर्न होता है या नहीं? लॉन्ग रन में ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते। अगर परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट रन में क्या होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न भी होता है, लॉस भी अर्न, और बट लॉन्ग रन में क्या होता है? ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते। उसके लिए दो इफेक्ट था। क्या इफेक्ट था? एक, अगर शॉर्ट रन में कोई अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे तो उसका कंपटीटर आ जाएगा, फ्री एंट्री है ना, अदर इन्वेस्टर्स आ जाएगा, कंपनी खोल देंगे। तो कंपटीशन जब होगा तो अपने आप क्या होगा? प्रॉफिट डाउन होना शुरू हो जाएगा, सेल्स कम होना शुरू होगा ना। एक सेकंड, सेकंड क्या हो गया आपका? इसमें बायर्स का है। बायर्स मतलब वही जब एंट्री इतना करते तो बायर्स भी तो डिवाइड हो जाता है, तो जितना पहले सेल करते थे उतना नहीं कर पाते। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर है, इसके कारण क्या होता है आपका, जो पहले जो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे थे वो प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाते, तो क्या हो जाता है? लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट। यहां भी यही है, इनका कहना है, एमएम क्या बोले कि जो वॉल्टर्स और गॉर्डन्स बोले इतना प्रॉफिट रख लो, इतना डिविडेंड नहीं पे करोगे तो वैल्यू सबसे मैक्सिमम और कम हो जाएगा। ये शॉर्ट रन में हो सकता है, बट ऑलवेज लॉन्ग रन वो इक्विलिब्रियम वैल्यू आएगा, ना तो ओवर वैल्यूएशन होगा ना अंडर वैल्यूएशन। क्यों? अगर कोई ओवर वैल्यू उड़ गया कंपनी का, उसका शेयर सब बेचना शुरू करेंगे, फ्री एंट्री एग्जिस्ट होता है ना, और जो अंडर वैल्यूड कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो जब बिजनेस शुरू करेंगे उसका प्राइस क्या लॉन्ग रन में डाउन होना शुरू करेगा, जिसका ओवर वैल्यूड हो गया था। और जो अंडर वैल्यूएशन था उसमें एंट्री हो रहे तो क्या होगा? उसका प्राइस अप जाना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने बताया लॉन्ग रन में प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, चाहे डिविडेंड पे करे या ना पे करे। आर ग्रेटर है, लेस है, इस सबसे कोई मतलब नहीं होता है, ये सिर्फ शॉर्ट रन में होता है। लॉन्ग रन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उन्होंने प्रूव करने के लिए 3 स्टेप वेरिफिकेशन किए। इसमें तो एक ही फॉर्मूला में वेरिफिकेशन था, एक ही फॉर्मूला था ना दोनों में। हाँ, 3 अलग अलग डिसीजन था, आर ग्रेटर आर लेस। इनका बोलना है आर ग्रेटर लेस से कोई मतलब नहीं होता है, आर ग्रेटर हो लेस हो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट तो वैल्यू एक्स्ट्रा हो सकता है, लेस भी हो सकता है, बट लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आएगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये फॉर्मूला, अब फॉर्मूला वाइज डिस्कस करें या करना नहीं है? बोलो, कर लेते। एमएम मॉडल, बट ये सिलेबस से बाहर। नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, और वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और लेंथी है, 20 मार्क्स का आएगा। दैट इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग शुरू करेंगे, 20 मार्क्स का चैप्टर। एमएम मॉडल पूरा नाम है मॉडिग्लियानी, MODIG। मॉडिग्लियानी
and Miller. Modigliani and Miller model. इसमें 3 स्टेप वेरिफिकेशन. स्टेप 1 इस शॉर्ट रन का देखा जाएगा. फर्स्ट स्टेप शॉर्ट रन, फिर हम लोग बाद में लॉन्ग रन में जाएंगे. 3 स्टेप. फर्स्ट स्टेप फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1. अब फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे? वैल्यू ऑफ शेयर. कब फाइंड किया जा रहा है? एट द एंड ऑफ ईयर 1 क्या वैल्यू हो सकता है? एंड दैट इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला लिखो, P0 या P1 वॉट एवर इक्वल. P0 लिखो. P0 इक्वल टू T1 प्लस P1. P0 इक्वल टू D1 प्लस P1. D1 क्या था? डिविडेंड पर शेयर. P1 एट द एंड ऑफ ईयर 1 वैल्यू होल डिवाइड बाई KE. P0 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू T1 प्लस P1 डिवाइड बाई KE. ठीक है, तो इससे हम लोग कोई भी एक फाइंड कर सकते हैं. अच्छा ये लिख लो. वेयर P0 मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट बेस डेट. बेस डेट मतलब जीरो डेट. 0 डेज. आज मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो आज क्या वैल्यू? आज इन्वेस्ट किए तो आज 0 डेज मानोगे ना. एक साल बाद ही तो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो प्रेजेंट अभी मार्केट में क्या दाम चल रहा है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. नॉट D1 क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट बेस डेट. बेस डेट मतलब 0 डेज. ओके, बेस डेज मतलब 0 डेज. जिस दिन इन्वेस्ट किए अब क्या है? बेस डेट. उस दिन क्या इन्वेस्टमेंट किए, कितना एक एक शेयर में इन्वेस्ट किए, तो वही आपका बेस वैल्यू. T1 क्या? DPS एट द एंड ऑफ ईयर 1. एट द एंड ऑफ ईयर 1 आपको डिविडेंड दिए, तो कितना डिविडेंड दिए? वो आपका अर्निंग्स हो गया ना एक शेयर पे. और P1 मतलब क्या? मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1. एट द एंड ऑफ ईयर 1 क्या मार्केट वैल्यू चल रहा है? P1 इज मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1. P0 इज D1 प्लस P1 डिवाइड बाय KE. फिर P0 मतलब प्रेजेंट अभी क्या वैल्यू है, अब जब इन्वेस्ट किए थे. और D1 एट द एंड ऑफ ईयर 1 आपको कितना डिविडेंड दिए. और P1 एट द एंड ऑफ ईयर 1 उसी शेयर का मार्केट में क्या दाम चल रहा है. और KE क्या था? आपका एक्सपेक्टेशन था रिटर्न. ठीक है, तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या था? ओ डिवाइड करोगे. अब इसमें मिसिंग क्या? P1 मिसिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1 फाइंड करोगे, या P1 दे दिया तो P0 फाइंड करोगे. राइट, तो इस फॉर्मूला से फाइंड करोगे शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 क्या शेयर वैल्यू हो रहे हैं. P1 क्या फाइंड करोगे. राइट, सेकंड स्टेप. स्टेप 2. अब हम लोग लॉन्ग रन में जाएंगे. फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में आते हैं. लॉन्ग रन में जाना है. स्टेप 2. शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या था डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में? व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट रन एंड व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग रन? क्या डेफिनेशन था शॉर्ट रन का, लॉन्ग रन का? सर इकोनॉमिक्स इतना खतरनाक होता है ना. इकोनॉमिक्स बहुत खतरनाक था. फिफ्थ सेम में था इकोनॉमिक्स? था ना फिफ्थ सेम में? नहीं था? अरे मैथ्स के साथ था ना. उसमें आपका इन्फ्लेशन, फिर आपका नेशनल इनकम मेजरमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यही सब तो सीखे थे. ओके ओके, तो स्टेप 2 इसमें फाइंड करेंगे. खैर तुम लोग उतना फॉर्मूला याद नहीं है, इकोनॉमिक्स पढ़ के सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं सर हम लोग. स्टेप 2 हम लोग फैक्टर्स चेंज होता है तो लॉन्ग रन हो जाता है.
एक शॉर्ट रन में ऑल द फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट होता है, लॉन्ग रन में फैक्टर चेंज होता है तो क्या हो जाता है, लॉन्ग रन हो जाता है। और बहुत सारे शॉर्ट रन मिला के एक लॉन्ग रन होता है ना, तो लॉन्ग रन में आ रहा है तो हम लोग कुछ फैक्टर चेंज करेंगे, इन्वेस्टमेंट चेंज, अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स issued by company, issued by company at the end of year 1, at the end of year 1 for further investment, for further investment। और इसमें बहुत सारे एजम्पशन था वो हम लिखे नहीं, इसीलिए कंपनी लॉन्ग रन में जा रहा है तो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, और कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए क्या फिनेंस चाहिए एडिशनल, और एडिशनल फिनेंस चाहिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या इशू कर सकते हैं, बहुत कुछ, शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर बॉन्ड एक्सेट्रा इशू कर सकते हैं, लेकिन इनका एजम्पशन है इशू होगा सिर्फ शेयर। क्या इशू किया जाएगा, शेयर इशू। जब शेयर इशू करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, और चेंज हो गया मतलब लॉन्ग रन आ गया। तो कितना शेयर इशू करोगे एट द एंड ऑफ ईयर 1 फॉर एडिशनल फर्दर इन्वेस्टमेंट, ओके, एक फाइंड करेंगे। तो यस, मान लो हम लोग इशू कर रहे हैं N1 शेयर, कितना शेयर इशू कर रहे हैं, N1 शेयर। और बोलो तो कब इशू कर रहे हैं, कब इशू कर रहे हैं, बोलो ऊपर पढ़ो, एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 एक एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना हो गया था, ये P1 आ गया था ना, एट द एंड ऑफ ईयर 1 एक एक शेयर का मार्केट में क्या दाम हो गया था, P1। तो इशू करेंगे एंड ऑफ ईयर 1 P1 करके इशू करेंगे। तो हम लोग अगर N1 शेयर इशू कर रहे हैं, क्या प्राइस करके इशू करेंगे, P1। तो इशू से तो इतना ही मिलेगा ना, N1 इंटू P1 इशू करके इतना ही तो आएगा ना। तो हमको इशू करने के लिए कितना, इशू करने से कितना पैसा मिलेगा हमको, ये देखें। अब हम इसको ऑल्टरनेटिव वे से देखेंगे, इसी को ऑल्टरनेटिव वे से देखेंगे। हमको इन्वेस्टमेंट के लिए कितना चाहिए, आई मतलब इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो देख लिए हम लोग, ओके। हमको चाहिए मान लो 50 लाख चाहिए फर्दर इन्वेस्टमेंट, तो आई कितना हो गया, 50 लाख। और हम N1 शेयर इशू कर रहे हैं, मार्केट में प्राइस चल रहा था 200 रुपीज, तो 50 लाख बाई 200 करोगे, नंबर ऑफ शेयर इशू आ जाएगा, मतलब आई डिवाइड बाई P1 इक्वल टू N आ जाएगा ना, कितना शेयर इशू करोगे। बट यहां से कुछ एडलेस भी करेंगे, आई से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ब्रैकेट। ऑलरेडी एक साल एंड में हम लोग कुछ प्रॉफिट तो अर्न किए थे, प्रॉफिट अर्न किए थे ना, तो जितना प्रॉफिट अर्न किए थे, अर्निंग, अर्निंग मतलब इसमें वाई, टोटल इनकम को वाई मान रहे हैं, ईपीएस नहीं, टोटल प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट अर्न किए थे, कंपनी प्रॉफिट अर्न किए थे 10 लाख, टोटल वाई कितना था, 10 लाख। ये जो प्रॉफिट अर्न किए थे, अगर डिविडेंड नहीं दिए तो इतना तो मेरा री इन्वेस्ट हो जाएगा या नहीं, सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझा दीजिए, ओके। एट द एंड ऑफ ईयर 1 कंपनी को 50 लाख चाहिए री इन्वेस्ट करने के लिए, एट द एंड ऑफ ईयर 1 कंपनी को कितना चाहिए री इन्वेस्ट करने के लिए, 50 लाख चाहिए। और इसमें से एट द एंड ऑफ ईयर 1 तो कंपनी प्रॉफिट अर्न किए थे 10 लाख, कितना प्रॉफिट अर्न किए थे, 10 लाख। अगर 10 लाख प्रॉफिट अर्न किए थे, इसको डिविडेंड नहीं दिए तो 10 लाख तो फिर इन्वेस्टमेंट हो ही जाएगा। तो कंपनी को एडिशनल शेयर इशू कितना करना पड़ेगा, 50 लाख चाहिए, 10 लाख तो है ऑलरेडी, तो माइनस करो, बाकी शेयर इशू से लेके आएंगे ना, अरे रिटर्न अर्निंग से भी तो इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, कितना प्रॉफिट अर्न किए थे, रिटेन प्रॉफिट है ना, तो इससे माइनस करेंगे, वाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, इससे माइनस करेंगे कितना प्रॉफिट हम अर्न किए थे, ओके, अरे वाई अर्न किए थे। अब इसमें से कुछ अगर डिविडेंड पे किए उतना तो माइनस कर देंगे, अगर डिविडेंड नहीं पे किए जीरो माइनस करेंगे तो वाई माइनस वाई तो रह जाएगा ना, तो इसमें माइनस करोगे n इंटू D1, यस, अब समझते। कंपनी, इसमें कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए कितना रुपए चाहिए, बोलो कितना चाहिए, 50 लाख। कंपनी के पास ऑलरेडी अर्निंग्स कितना आया था, 10 लाख। तो ये मान लेते कंपनी को ये 50 लाख चाहिए था, माइनस कंपनी के पास अर्निंग कितना आया था, 10 लाख। नौ कंपनी के पास शेयर था
पहले से एग्जिस्टिंग शेयर, एन मतलब एग्जिस्टिंग शेयर। एन वन क्या, अभी कितना इशू कर रहे हैं, पहले से कुछ था तो शेयर ना, कंपनी के पास शेयर था कितना, इट वॉज 2 लाख शेयर्स। कंपनी के पास कितना शेयर था, 2 लाख शेयर पहले से था, और एक एक शेयर पे 2 रुपया करके डिविडेंड दिए थे। कमाए थे कितना, 10 लाख, लेकिन डिविडेंड पर शेयर कितना दे दिए थे, 2 रुपया करके। बोलो 2 लाख इंटू 2 कितना डिविडेंड पे कर दिए थे, 10 लाख अर्न किए थे, 4 लाख डिविडेंड दे दिए थे, तो कंपनी रखे कितना, 6 लाख है ना, तो 6 लाख री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 50 चाहिए, इसमें से कंपनी के पास है कितना, 6 लाख, छोड़ दो, रिमेनिंग फ्रेश इशू से लेके आएंगे, रिमेनिंग तो फ्रेश इशू से आएगा। तो अल्टीमेटली बोथ साइड इक्वल हो गया। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखे थे इशू से कितना रुपया आ रहा है, और ऑपोजिट साइड इन्वेस्टमेंट से कितना इशू करना होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए कितना इशू करना होगा, और दोनों इक्वल हो जाएगा ना। तो हो गया सेकंड स्टेप, क्या फाइंड करोगे, कितना शेयर इशू किया जाएगा, ये फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे ना, नंबर ऑफ शेयर जितना इशू कर रहे हैं, क्या प्राइस में इशू करोगे, एट द एंड तो P1 वैल्यू हो गया, तो इशू से इतना रुपया मिलेगा, और इतना रुपया मिलेगा तो एक्चुअली चाहिए था कितना, वो देखोगे, आई इन्वेस्टमेंट के लिए जितना चाहिए, कंपनी इसमें से कुछ अर्न किए थे, और अर्निंग में से इतना डिविडेंड पे कर दिए थे, रिटेन अर्निंग्स हो गया, और तो इनकम में से रिटेन अर्निंग्स माइनस किए, बाकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बाकी तो इन्वेस्टमेंट होगा ना, और वो इशू का प्राइस आ गया। समझ में आया, इससे आप फाइंड कर लोगे, क्या फाइंड कर लोगे, हाउ मेनी शेयर्स इशूड बाय कंपनी, तो इसमें मिल जाएगा। तो इसमें नोटेशन लिखो, N1 मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ additional shares issued at the end of year 1, at the end of year 1 कितना एडिशनल शेयर इशू किए, ये देखना। और P1 तो पहले लिखे थे, I का मतलब लिखो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड at the end of year 1, at the end of year 1 कंपनी को टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, और N का मतलब नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स एट बेस डेट, बेस डेट मतलब क्या था, 0 डेज, इनिशियली कितना शेयर्स था कंपनी में, ओके। और D1 क्या था, D1 क्या था, डिविडेंड पर शेयर, Y इक्वल टू टोटल पैट, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो इससे क्या फाइंड कर लोगे, बोलो क्या फाइंड करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स, N1 फाइंड करोगे, कितना शेयर इशू करना होगा, राइट। अब फाइनल स्टेप वेरीफाई होगा कि कंपनी डिविडेंड पे करे या ना पे करे, वैल्यू ऑफ शेयर क्या क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ कंपनी, थर्ड स्टेप वैल्यू ऑफ कंपनी। स्टेप 3, वैल्यू ऑफ कंपनी, कंपनी का वैल्यूएशन। इसमें भी दो फॉर्मूला होता है, एक फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1 इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1 इक्वल टू FV, FV से डिनोट करोगे, सिंपल, बोलो पहले कितना शेयर था कंपनी में, एग्जिस्टिंग कितना शेयर था, N शेयर, है ना, और फिर फर्दर इशू कितना किए, N1, पहले N शेयर था, अब N1 शेयर और इशू किए, दोनों मिला के टोटल हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, N इंटू N1। तो और एट द एंड ऑफ ईयर 1 एक एक शेयर को तो P1 प्राइस चल रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर 1 एक एक शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, P1, इनटू करोगे क्या मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1,
ठीक है ना। अब हम लोग इसमें डिविडेंड पे करके भी देखेंगे, नहीं पे करके देखेंगे। ये फ्यूचर वैल्यू सभी केस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। हेंस वेरीफाइड कि लॉन्ग रन में चाहे डिविडेंड पेड और नॉट पेड, वैल्यू ऑफ कंपनी रिमेन अनचेंज। ओके, ये 3 स्टेज में प्रूव होता है। और एक प्रेजेंट वैल्यू भी प्रूव करते, लेकिन उतना डिटेल्स नहीं चाहिए, बस फ्यूचर वैल्यू भी प्रूव करोगे हो जाएगा। खतरनाक था ना, हटा दिया, अच्छा किए, अच्छा किए ना, इजीली 10 मार्क्स हो गया। और ये होता तो इसी में सब कुछ फंस जाते। एक एक क्वेश्चन करे या कंप्लीट करे, नहीं करना है। अरे वही, जो समझा वो भी समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, एक कर ले, यस वेरी गुड। देखो कम से कम सीखने, तो रहने दो, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 20 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फॉर्मूला है, ठीक है। दैट इज कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे कैपिटल बजटिंग।